तो वी वर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हमने 4 मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो था वो था फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि इंडिया क्या है, वो एक फेडरल स्टेट है, मतलब कि यहाँ फेडरलिज्म है। तो इंडिया में क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। पहला जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल या फिर यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो दूसरा जो हमारा फीचर था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि हमारे देश में जो रूलर्स हैं वो कौन होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मतलब कि हमारे देश में जो लोग एक तरीके से रूल कर रहे हैं वो एक्चुअली रूलर्स नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो देश के नागरिकों के बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे बने, उन्हें पावर कैसे मिली हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने की, वो इलेक्शंस के थ्रू मिली। तो जो भी सिटीजन्स हैं, जो जितने भी अडल्ट हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। तो ये जो हमारे पास राइट है वोट देने का, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कि मतलब हमारे देश में क्या है, जो भी पर्सन 18 या 18 साल से ऊपर की उम्र का है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट दे सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर था वो था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कि हमारे जो गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, ये तीनों बॉडीज जो हैं इनकी पावर्स अपनी अपनी दायरे में इनको डिफाइन किया हुआ है। सबकी पावर्स डिवाइडेड हैं, सेपरेट हैं। तो जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि वो रूल्स रेगुलेशंस बनाएं। एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसका क्या काम है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। और जुडिशरी का क्या काम होता है, वो ये देखे कि बाकी जो दो बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अपना काम कानून के दायरे में रह के किया है या नहीं। और वैसे किसी नागरिक को अगर उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने का काम जुडिशरी करता है। तो इस तरीके से इनकी अपनी अपनी पावर्स, इनके इनके अपने अपने काम जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर था वो था फंडामेंटल राइट्स का। मतलब हमें ये पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। अगर कोई जो पर्सन है वो मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कर रहा है, किसी भी पर्सन के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। अब वो कैसे सेफ्टी देता है, वो देता है हमें कुछ राइट्स देके। वो राइट्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो ये राइट्स को यूज करके हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, किसी भी ऐसे मिसयूज ऑफ पावर से, डिस्क्रिमिनेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम जो इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्युलरिज्म का। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट करना, इक्वली रिस्पेक्ट करना। तो अगर हम कहते हैं हमारा देश सेक्युलर है तो उसका मतलब क्या हुआ, A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। तो एक देश जो है वो सेक्युलर देश तब कहलाता है जब वो जो देश है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता। इसको समझने के लिए हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेंगे। देखो पाकिस्तान जो है वो क्या कहता है कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, मतलब कि सबसे ऊपर वो इस्लाम धर्म को रखता है और जो भी इस्लाम धर्म के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनको वो फॉलो करता है। तो वहां पे क्या होता है, शरिया लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है। जो उनका शरिया लॉ कहता है वो उसे सबसे ऊपर मानते हैं। और बाकी जो धर्म है, दूसरे धर्म हो गए इस्लाम धर्म को छोड़ के, तो दूसरे धर्मों को वहां पे कम समझा जाता है, नीचे समझा जाता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया को ऐसा कहते हुए कि इंडिया एक इस्लामिक स्टेट है या हिंदू स्टेट है? ऐसा कभी नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब कि इंडिया हर एक धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। किसी पर्टिकुलर धर्म के पर्सन के पास जो भी राइट्स हैं वो दूसरे धर्म के पर्सन के पास भी होंगे, राइट? So you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself। तो इतना कुछ हमने पढ़ा, हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़े, हमने नेपाल का एग्जाम्पल पढ़ा, हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने इंडिया की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। और इन सबसे पढ़ के हमें ये समझ आया कि किसी भी कंट्री की जो हिस्ट्री है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज्यादा
अफेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठी तो उसने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पे रूल करके गए थे, मतलब कि उस टाइम पे हमारे ऊपर ऑटोक्रेसी वाला रूल जो है चल रहा था। उस टाइम पे इंडिया में ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। और जब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने आजाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने दिमाग में पहले ही सोच लिया था कि अब ऑटोक्रेसी जो है वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होगी, तो नया जो इंडिया होगा वो डेमोक्रेटिक इंडिया होगा। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, कि इंडिया पे एक टाइम पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है वो चल रहा था, उस चीज ने अफेक्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमें समझ आ गया कि हमें ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, तो हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा रहेगा, वो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम रहेगा। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। So the constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including representatives that we elect to rule us. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उन सिद्धांतों को स्टैब्लिश करता है, उन आइडियल्स को स्टैब्लिश करता है जो कि हम चाहते हैं कि देश का हर एक नागरिक, हर एक मतलब वो लोग भी जिन्हें कि हमने वोट देके चुना है, रिप्रेजेंटेटिव्स भी, वो भी उन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करें, उन आइडियल्स को फॉलो करें। तो वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है। Just like in the game of football, a change in the constitutive rule will affect the game. हमने फुटबॉल जो गेम है उसका एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से गेम में, किसी भी गेम में अगर उसके रूल को बदला जाता है तो पूरे गेम में ही चेंजेस आ जाते हैं, और अगर हम कोई बहुत बड़ा चेंज ला दें तो हो सकता है पूरा का पूरा गेम ही बदल जाए, कोई और नया गेम ही बन जाए, राइट। इसी तरीके से क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कभी कभी चेंजेस लाए गए हैं। क्यों लाए गए हैं? हमारे देश में या किसी भी सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। टाइम के साथ चेंजेस आना जो है वो बहुत ही ऑब्वियस है। तो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जाते हैं। देश की पॉलिटी में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि देश का फंडामेंटल नेचर ही चेंज हो जाए। जैसे कि हमने नेपाल के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि किस तरीके से जब नेपाल में ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी आई तो उन्हें नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि देश के जो फंडामेंटल नेचर है वो ही चेंज हो गया। पहले वहां पे राजा जो है वो रूल करता था, बट डेमोक्रेसी आने के कारण क्या हुआ, वहां पे लोगों का रूल आ गया, मतलब लोगों की पावर जो है वो सबसे ऊपर रखी गई। उस वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो नेचर है, फंडामेंटल नेचर है कंट्री का, वो ही चेंज हो गया, तो उसकी वजह से उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत पड़ी ताकि कंट्री में जो चेंजेस आए हैं उन्हें रिफ्लेक्ट किया जा सके। So the different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. अब हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि जो इंडियन जितने भी आपने फीचर्स पढ़े वो आपको एकदम डिटेल में ही अभी समझ आए हों। मैंने ऊपर ऊपर से समझाया, जितना अभी आपके लिए जरूरी था वो इस बुक में बताया हुआ है। तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है उसमें अच्छे से ना समझ आई हो। तो वैसे अगर नहीं समझ आया तो आप वापस से वीडियो को भी देख सकते हो एक बार, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। बट फिर भी आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको एकदम ही समझ नहीं आया, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आप इन फीचर्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। आने वाली जो हायर क्लासेस हैं उनमें आप अच्छे से इन फीचर्स को पढ़ोगे, राइट। तो अब आप इन पिक्चर्स को देख सकते हो। इन पिक्चर्स में क्या है, आप देख सकते हो कि कुछ लोग जो है वो कहीं साइन कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो अब फोटोज हैं वो क्या करती हैं, दे शो वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट इट्स फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल सेशन हुआ था, उसमें क्या किया इन लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे साइन किया, है ना। तो उसी टाइम की फोटोज आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ऊपर सबसे पहली फोटो में आप देख सकते हो, ये हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये साइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, राइट, और वो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। और यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को साइन करते हुए देख सकते हो। इनको आप राइट टू लेफ्ट के मैनर में देख सकते हो कि श्री जयराम दास दौलत राम जो है फर्स्ट में वो हैं, और इसी तरीके से आप इनके नाम जो है और पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को साइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे साइन किया जब वो बन के तैयार हो गई थी। So with this, we have come to the end of our chapter number 1 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.